हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है वेलफेयर कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो टॉपिक है मोनोपोली के चैप्टर से लिया गया है और मोनोपोली के चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर विच एंश्योर्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिवेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम with which normally occurs in a monopolistic market and keeps pressure on producers to keep production costs down। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे एफिशिएंट एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होती। सबके पास तकरीबन मिलते जुलते पैसे होते हैं, मगर मोनोपोली में क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर अमीर और अमीर हो जाते हैं और गरीब हो जाते हैं। तो इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पूरा प्रेशर रहता है कि भाई कॉस्ट को डाउन से डाउन किया जाए। इन कॉन्ट्रास्ट दूसरी तरफ देखें, मोनोपोली पावर रिजल्ट्स इन रिस्ट्रिक्शन ऑफ आउटपुट। मोनोपोली पावर में आउटपुट भी कम बनती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है इन फेवर ऑफ मोनोपोलिस्ट, अमीर और अमीर होते रहते हैं, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस विच अ मोनोपोलिस्ट ऑफ्टन इनकर टू एंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ मोनोपोली पावर। और मोनोपोलिस्ट जो है इतना ज़्यादा खर्चा करता है ताकि उसकी मोनोपोली पावर जो है बनी रहे, ताकि सरकार को रिश्वतें खिलानी है, इस टाइप के काम करने ताकि उसकी मोनोपोली पावर बनी रहे। इकोनॉमिस्ट्स जनरली मेजर welfare cost of monopoly in terms of output restrictions which result in net loss of consumer surplus, often referred to a deadweight loss। तो बेसिकली इकोनॉमिस्ट जनरली मेजर करते हैं कि भाई मोनोपोली आ गई, जो क्वांटिटी है वो भी कम बनाई, प्राइजेस भी ज़्यादा रखे और कंज्यूमर के जेब से भी गया, प्रोड्यूसर की जेब से भी गया, तो जो दोनों की जेब से गया वो डेडवेट लॉस। कैसे, वो मैं डायग्राम से बताऊंगा। हाउएवर there are some other welfare costs also of monopoly which arises from redistribution of income, higher production costs and expenses incurred to insulate the market from potential competitors। तो और भी कई वेलफेयर कॉस्ट हैं जो मैं नीचे डिस्कस करूंगा, जैसे कि सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट हाई रहता है और ऐसी कंपनियां लगातार ऐसे खर्चे करती हैं जिससे उनकी कॉम्पिटिटर ना अराइज हो सके, समझ की बात। और इनकम्स भी जो मोनोपोलिस्ट की फेवर में रहती है वही अमीर होते रहते हैं, बाकी जनता जो है वो गरीब होती रहती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं डेड वेट लॉस की बात करता हूँ। ये डायग्राम के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। डेड वेट लॉस occurs because the monopoly firm reduces the output of the monopolized good। जो भी उसके पास गुड है वो उससे कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं सामान बनाती जितना कंपटीशन में बनता था, परफेक्ट कंपटीशन में उससे कम क्वांटिटी बनाती है और प्राइस भी हाई चार्ज करती है। इसको थोड़ा डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इन द गिवन फिगर इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल द आउटपुट ऑफ द कॉम्पिटिटिव फर्म इज OQ2। अगर कंपटीशन की बात करें तो ये मार्जिनल कॉस्ट होगी सप्लाई, ये होगी एवरेज रेवेन्यू डिमांड का, जहां दोनों कट करते हैं तो ये होगी कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ आउटपुट और ये कॉम्पिटिटिव प्राइस हो गया। ठीक है, OP2। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द मोनोपोली फर्म इज OQ1। मोनोपोली कहाँ काम करती है, मोनोपोली का जो MR है और MC है जहाँ पे कट करेगा वही इक्विलिब्रियम होगा A पॉइंट पे। मोनोपोली बना रहा है OQ1 क्वांटिटी और ये कितने में बेच रहा है, OP1 प्राइस पे। समझ की बात। तो इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको लाइन ऑन लाइन समझा पाऊँ। ठीक है, इसको मैं फिलहाल रब कर देता हूँ। ठीक है, दिस मीन्स दैट द मोनोपोलिस्ट रिड्यूसेस द आउटपुट ऑफ द मोनोपोलाइज्ड गुड से X गुड फ्रॉम OQ2। OQ2 नहीं बनाता, अब कितना बनाता है, OQ1, और OQ2 बनना था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। दिस रिडक्शन इन आउटपुट इज हाउएवर नॉट अ टोटल net loss because resources realized due to reduction in the output of X good by Q1 Q2, क्योंकि ये इतने कम बने हैं ना, ये Q1 Q2 माल कम बना है। ठीक है, can now be used to produce some other commodities। अब इतना कम माल बनाने से जो रिसोर्सेज कम यूज़ हुए हैं वो कहीं और भी इस्तेमाल नहीं हो रहे। समझ की बात, या तो इतना कम बनाने से जो रिसोर्सेज बचे उनको कहीं और इस्तेमाल कर लेते। देयरफॉर what actually happens is that monopoly causes reallocation of resources and as a result while less monopolized X good या good X is produced, more of the other goods to which realized resources get channelized are produced। So simple words में ये जो क्या कहते हैं, हम जो इतना माल कम बना रहे हैं उसके बजाय जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं और जा रहे हैं,
कहीं और जा रहे हैं और उनकी वेस्टेज हो रही है या कम एफिशिएंसी की जगह पे यूज़ हो रहे हैं। तो यही डायग्राम मैंने सेम टू सेम जो है ऊपर वाला ही कॉपी कर दिया नीचे, ताकि मैं आपको इसी के सामने समझा सकूं। इन द गिवन फिगर इट मे बी नोटेड दैट मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच इज़ ऑल्सो द सप्लाई कर्व इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट इंटरसेक्ट्स द डिमांड कर्व एट पॉइंट बी। ये डिमांड कर्व है और ये कर्व है, ये दोनों बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज OP2, ये OP2 प्राइस है, ये कॉम्पिटिटिव प्राइस है। एंड द क्वांटिटी सोल्ड एट दिस प्राइस इज OQ2, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये तो कॉम्पिटिशन में हो गया। ऑल कंज्यूमर स्पेंड मनी अमाउंटिंग टू रेक्टेंगल OP2BQ2, OP2BQ2 ये स्पेंड करते हैं सारे के सारे कंज्यूमर। एंड द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी विच दे डिज़ायर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया OFBQ2। तो अब उनके पास क्या आया, OFBQ2 ये वाला एरिया, ठीक है। उन्होंने इतना प्राइस दिया, तो ये वाला जो है ना शेडेड पोर्शन, ये क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया सारा का सारा। तो उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू द एरिया टू ट्राइंगल P2FB। ये जो मैंने किया है P2FB, ये वाला एरिया पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस हो गया, ठीक है। बट if the product X is monopolized, the price rises and the output is reduced। प्राइस तो बढ़ गया है क्योंकि अब हम MCMR के हिसाब से देख रहे हैं। जब MCMR के हिसाब से देखेंगे तो MCMR को यहाँ पे काट रहा है A पॉइंट पे। तो अब अगर देखें तो अगर आप इस हिसाब से चलो तो क्वांटिटी तो इतनी बनेगी और प्राइस इतना चार्ज होगा, तो कंज्यूमर सरप्लस तो सिर्फ इतना ही रह गया ना। तो इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखेंगे। और प्रोड्यूसर सरप्लस भी इतना रह गया, ये जो नीचे वाला पार्ट है प्राइस के नीचे नीचे और मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर। मगर ये जो है एरिया, ये CAB, ये एरिया डेड वेट लॉस हो गया। ये एरिया तो किसी के पास भी नहीं गया। मैं दोबारा आपको बना देता हूँ। ये एरिया CAB, ये एरिया जो है, ये ट्राइंगल सा जो बन रहा है, ये किसी के हिस्से नहीं गया। अंडर मोनोपोली the conditions of the equilibrium is that marginal cost and marginal revenue should be equal and the marginal cost curve of the monopolist should intersect the marginal revenue curve from below। तो MC is equal to MR होगा और MC MR को नीचे से काटेगा। ये इक्विलिब्रियम है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम है और इस इक्विलिब्रियम के सामने हम चलते हैं तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा होगा, A वाला। क्वांटिटी कितनी बनेगी, OQ1, और प्राइस कितना होगा, OP1। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया मैंने। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन द अबव फिगर एट द आउटपुट लेवल OQ1 एंड द जो मोनोपोली प्राइस पे बेचेगा सामान वो होगी OP1। द कंज्यूमर अंडर मोनोपोली कंडीशंस दस स्पेंड मनी अकाउंटिंग टू द ट्राइंगल OP1CQ1। The amount of satisfaction or utility derived is equal to the area OFCQ1। ये सारा का सारा ऊपर मैंने बनाया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके साथ के साथ बना देना। The amount of consumer surplus is equal to the area of the triangle P1FC। अगर हम देखें तो जैसा मैंने बताया कि अब सिर्फ ये इतना सा एरिया रह गया। तो ये जो एरिया है, ये जो लॉस हुआ है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर को कितना लॉस हुआ है, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया जो उसे पहले मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा, समझ के बात। तो अब उसका मोनोपोली के अंडर सिर्फ यही रह गया है, कंज्यूमर सरप्लस, जिसको हम कहेंगे P1FC, ये वाला एरिया, ठीक है। तो उसके बाद विच इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस ड्राइव्ड बाय द यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कंडीशंस। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जितना भी उसे मिल रहा था उसका तो एक पार्ट है ये। रेक्टेंगल P1P2CD रिप्रेजेंट्स द मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट। अगर मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट देखेंगे तो वो हो गया P2P1CD। तो ये बन गया, मैं फिर से बताता हूँ, P2P1CD, ये जो एरिया है ये प्रॉफिट हो गया मोनोपोलिस्ट का, समझ के बात। तो thus a part of the consumer surplus which users of the product product derived under perfectly competitive condition get converted into monopolist profit। तो कुछ एरिया जो कंज्यूमर सरप्लस का था वो तो प्रोड्यूसर खा गया, मोनोपोलिस्ट खा गया एज अ प्रॉफिट। वेदर दिस गेन to the monopolist at the cost of consumers involves welfare loss to the society cannot be estimated due to the difficulties in interpersonal comparisons of utility। अब ये नहीं देखा जा सकता कि भाई उसको जो फ़ायदा हुआ है वो फ़ायदा उसके नुकसान के हिसाब से हुआ है कि किसको ज़्यादा यूटिलिटी मिली किसको कम, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बोलना, ठीक है। बट ये तो पता है कि भाई माल भी कम बना है और पैसे भी ज़्यादा दिए गए, मगर जो सोसाइटी को वेलफेयर लॉस हुआ है वो ये हुआ है ABC, ये जो है ये वाला पूरा एरिया, ये सोसाइटी को इतना लॉस हुआ है, ठीक है। तो अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव कंडीशन द अमाउंट of consumer surplus is equal to the area of the triangle P2FB. A part of it
measured by the area of the triangle P1FC is available to the consumers even when the product is monopolized. उसका कुछ हिस्सा जो परफेक्ट कंपटीशन के पास मिलता था उसका कम हिस्सा ही कंज्यूमर्स को अवेलेबल है जब प्रोडक्ट की मोनोपोली हो जाती है. Another portion of it measured by the area of the rectangle P2P1CD goes to the monopolist at his profit under monopoly conditions. तो थोड़ा बहुत पैसा तो उसको एज अ प्रॉफिट चला गया. The remaining portion of the consumer surplus which the users derived under perfectly competitive condition is represented by the area of the triangle DCB. तो बाकी जो बचा वो ये वाला है, मैं आपको बताता हूँ. बाकी जो एरिया बचा वो ये है, ये वाला एरिया, ये वाला DCB. ठीक है, मैं इसको ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे कर देता हूँ DCB. ये एरिया जो पहले कंज्यूमर की जेब में गया था अब वो कंज्यूमर से निकल गया. ठीक है, और यहाँ से ये वाला एरिया प्रोड्यूसर की जेब से निकल गया. तो ये वाला जो है ना, ये वाला एरिया, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये हमारा डेड वेट लॉस है. ना ये कंज्यूमर की जेब में गया, ना ये प्रोड्यूसर की जेब में गया. इसको अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. अंडर मोनोपोली दिस इज़ द लॉस ऑफ कंज्यूमर्स वेलफेयर, नेट लॉस ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ आउटपुट. तो क्योंकि आउटपुट को रिड्यूस कर दिया इसलिए ये लॉस हो गया. तो ये जो लॉस हुआ है इस लॉस को पूरा किया जा सकता था मगर नहीं कर पाए. इकोनॉमिस्ट कॉल दिस डेड वेट लॉस एंड कंसिडर इट अ वेलफेयर कॉस्ट ऑफ मोनोपोली. तो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इसको डेड वेट लॉस कहते हैं कि जो निकल गया कंज्यूमर के हाथ से और कोई उसका हिसाब किताब नहीं है, और ये इकोनॉमी का भी लॉस माना जाता है. ठीक है, तो ये तो था डेड वेट लॉस के फॉर्म में क्या नुकसान करती है मोनोपोली. दूसरा आ जाता है अदर वेलफेयर कॉस्ट क्या है मोनोपोली के होने से, बाकी क्या नुकसान है पूरी इकोनॉमी को. द टू अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मोनोपोली पावर आर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ ओनर्स ऑफ द मोनोपोली फर्म एंड हायर कॉस्ट. तो सबसे पहले हम करेंगे कि मोनोपोली एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जब भी कोई कंपनी मोनोपोली बनाती है वही प्रॉफिट कमाती रहती है, उसी के ओनर्स अमीर होते रहते हैं और बाकियों का बैंड बज जाता है, बाकी गरीब हो जाते हैं. तो मोनोपोली के होने से या मोनोपोली पावर को एंजॉय करने से जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ आ जाती हैं. विद द कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इन मैं फिर से पढ़ता हूँ. व्हेन अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इज़ कन्वर्टेड इनटू मोनोपोली देयर इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी. तो जब भी कॉम्पिटिटिव फर्म को मोनोपोली में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इकॉनमी में इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. द मोनोपोली पावर एज we have determined earlier is always higher than the determined under perfectly competitive conditions and the monopolist earns monopoly profits. तो जो monopoly है वो लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट्स कमा जाती है. शॉर्ट टर्म में लॉसेस भी झेल सकती है और नॉर्मल प्रॉफिट्स भी, मगर लॉन्ग टर्म में तो वो अपने पैसे पूरे कर लेगी, लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉफिट कमाएगी. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लॉन्ग टर्म में नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं. द प्रॉफिट ऑफ अ मोनोपोली फर्म आर अ गुड मेजर ऑफ इट्स gain since they represent a return on investment in excess मैंने expense बोल दिया, in excess of what could have been earned under perfectly competitive conditions. तो जो भी perfectly competitive conditions पे वो कमा सकता था उसने अपनी मोनोपोली बनाई और उससे वो ज़्यादा कमा रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है. The consumers on the other hand lose because they are required to pay higher price which in turn reduces their real purchasing power और real income. तो consumers को लॉस है क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट जो है कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम से कम क्वांटिटी बनाता है और प्राइस भी ज़्यादा चार्ज करता है. Hence the monopolist gains at the expense of the consumers. कंज्यूमर्स के एक्सपेंस पे, कंज्यूमर के एक्सपेंस के ऊपर, हमारे खर्चे के ऊपर मोनोपोलिस्ट जो है ऐश मारता है. In other words, there is transfer of real income from the consumers to the owners of monopoly. तो हमारे जैसे लोगों की जेब में से पैसा जाके मोनोपोलिस्ट की जेब में जाता है. तो ये रियल जो है वेलफेयर कॉस्ट है मोनोपोली की. नेक्स्ट आ जाता है हायर कॉस्ट अंडर मोनोपोली. When monopoly and perfectly competitive situations are compared, it is generally assumed that production costs under monopoly would be same as they were under perfect competition. जब भी हम दोनों को कंपेयर करते हैं हम ये मान के चलते हैं कि भाई मोनोपोली और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्शन कॉस्ट सेम होगी. दिस assumption is valid if the goal of the monopoly firm is profit maximization. ये assumption तभी काम करेगी जब monopolist जो है उसका aim profit maximization है. Theoretically a monopolist like a perfectly competitive firm या like a competitive firm attempts to maximize profits, but in practice, in spite of setting the goal of profit maximization, the monopolist does not operate under the same pressure as competitive firm operates to minimize cost. क्योंकि उसका तो कोई competitor है नहीं, तो वो इतना जोर क्यों लगाएगा कि मैं अपनी cost को minimize करूं. In case of competitive firm, cost minimization is necessary for avoiding losses and thus
द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ फर्म डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट कॉस्ट्स। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने पे तुले होते हैं, क्योंकि मिनिमाइज करेंगे तभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा पाएंगे, नहीं तो नहीं कमा पाएंगे, नहीं तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे उनके पास, ठीक है ना। अ मोनोपोली फर्म in contrast does not feel any strong pressure to control cost। मोनोपोली फर्म के पास कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि दूसरी फर्म तो है ही नहीं, बिकॉज सम slackness in cost control would only reduce profits without endangering its existence। उसे पता है कि भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई और कंपनी तो आगे सामान बेच नहीं सकती। दिस राइज इन प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर मोनोपोली रिप्रेजेंट्स वेलफेयर कॉस्ट बिकॉज it involves a reduction in the income of the consumers without any increase in the profits of the monopolist। मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट बढ़े ना बढ़े, तो मगर जो वेलफेयर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मोनोपोली के प्रॉफिट मान लो 1 करोड़ कमा रहा है तो वो 1 करोड़ ही कमाएगा, मगर वो पैसा किसकी जेब में से आ रहा है, कॉस्टिंग कम नहीं करता, वो कॉस्टिंग उतनी की उतनी रखता है, या कॉस्टिंग बढ़ भी जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि सामान तो हम ही ने खरीदना है ना, और कोई कंपनी आएगी नहीं बेचने। तो जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी तनख्वाहें जो है वो सारी की सारी उड़ जाती हैं ऐसे सामान को ख़रीदने में, उनकी रियल इनकम या परचेजिंग पावर कम होती रहती है, क्योंकि कॉस्टिंग वो किससे निकलवाएगा, हमसे निकलवाएगा। इनफैक्ट द इनकम लॉस्ट बाय द कंज्यूमर्स इज एब्जॉर्ब्ड बाय अननेसेसरी कॉस्ट्स एंड इज़ अ नेट लॉस टू द सोसाइटी। अगर जो भी हमारी तनख्वाह है, अगर वो कॉस्टिंग अपनी बढ़ा भी लेता है तो प्राइस उसी हिसाब से बढ़ा लेगा, तो जब प्राइस बढ़ाएगा तो हमारी जेबों से ही वो पैसे निकाल लेगा, समझ की बात। A monopoly firm quite often incurs considerable expenditure to ensure continuation of its monopoly power। अपनी monopoly power को continue करने में वो काफ़ी ज़्यादा unproductive खर्चे करता है। For this purpose it may spend a lot on advertising, मशहूरियों के ऊपर खर्चे कर सकता है। In addition, a lobbying effort may be unnecessary to secure favorable government policies to block entry of the new firms into the industry। सरकार को रिश्वतें वगैरह खिला सकता है, लॉबिंग एक्टिविटीज़ कर सकता है ताकि कोई नई फर्म्स ना आए। मोस्ट मोनोपोली फर्म्स ऑल्सो एम्प्लॉय लीगल स्टाफ टू हैंडल एंटी मोनोपोली केसेस इन द जुडिशियल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो लीगल स्टाफ को हायर करता है ताकि वो एंटी मोनोपोली लॉज के अगेंस्ट जो भी उसके ऊपर केसेस वगैरह पड़े हुए हैं मोनोपोली पावर को अब्यूज़ करने के, उसके खिलाफ जो भी केसेस पड़े हैं वो लड़ते रहेंगे। दीज कॉस्ट आर ऑब्वियसली unnecessary under perfect competition। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो ये सब तो होएगा नहीं। फॉर दिस डिस्कशन इट इज़ दस क्लियर दैट द कॉस्ट आर जनरली हायर अंडर मोनोपोली। तो मोनोपोली के जो वेलफेयर कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा चली जाती है। देयरफॉर द एक्चुअल वेलफेयर कॉस्ट ऑफ मोनोपोली quite often exceeds the amount of welfare cost indicated by the deadweight loss triangle and which considers only the output restriction। तो बेसिकली जो डेडवेट लॉस आपको ट्रायंगल में समझाया है उससे भी कई गुना ज़्यादा लॉस होता है जब भी मोनोपोली आती है। तो ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।